हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज हम एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे। कल बोला था कि हिंदी थोड़ा चर्चा करेंगे। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं। एग्जामपुर में एक फैकल्टी है विवेक सर, सब लोग जानते होंगे, तो उन्हीं के पढ़ाए हुए कुछ नोट्स हैं। बाकी नालंदा की बुक है, अरिहंत की बुक है, बहुत सारी बुक्स को मिलाकर के एक कॉम्बिनेशन, एक पैकेज हम कह सकते हैं, कंप्लीट पैकेज है हिंदी का। तो आइए हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले हमारी जो भी पीडीएफ वगैरह हम डालते हैं तो वो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है जीएस IQ विद प्रशांत यादव। आप इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि कई बार मैसेज डायरेक्टली मैसेज आता है बच्चों का कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो या तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जाइए, सर्च बार में जाके जीएस IQ विद प्रशांत यादव डालिए, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। या फिर @GS by प्रशांत यादव, सभी लेटर जो है वो स्मॉल बनाइएगा, तब भी आपको ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो शो कर जाएगा। हमारे जो परमानेंट स्टूडेंट है कुछ जान पहचान के, तो उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप हैं चलते हैं, तो उन्हें वहाँ से प्राप्त हो जाती है। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो है वो लगभग हर पीडीएफ आपको यहीं से मिल जाएगी। सो चलिए हम शुरुआत करते हैं सेशन के। 14 सितंबर है आज बच्चा, यानी कि हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है आज, ठीक है। और इसी हिंदी दिवस स्पेशल के तौर पर मैंने आज ये शायद स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल विवेक सर के क्लास नोट्स। तो विवेक सर ने अभी जो पढ़ाया है यूपीएसआई के लिए वो भी एक बैच चला रहे हैं, तो मैंने भी उसमें कुछ पढ़ा है। लेकिन उनके जो पीडीएफ वगैरह हैं, क्लास ली हैं, सारी क्लासें मैंने इसीलिए देखी और पीडीएफ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया उनके, क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं। तो क्लास नोट्स मतलब जो उन्होंने क्लास ली है लाइव क्लास में, उससे नोट्स बनाए गए हैं। नालंदा की बुक है, अरिहंत की बुक है, बहुत सारी बुक का एक कंप्लीट पैकेज है। सो देखेंगे हम इस वीडियो में सभी। इसमें हमने हिंदी भाषा का उद्गम एवं विकास और प्रमुख बोलियाँ, अभी फ़िलहाल इन 3 टॉपिक को ही रखा है। जीएस IQ विद प्रशांत यादव हमारा ये यूट्यूब चैनल है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और पसंद आई वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, लाइक भी करना, और ना पसंद आए तो डिसलाइक मार देना। मेरा नाम है प्रशांत यादव और मैं लेके आ रहा हूँ इस वीडियो को। आज शाम को 4 बजे के लिए बोला था, लेकिन हो नहीं पाया, थोड़ा लेट था। सो चलिए सेशन की करेंगे शुरुआत। चलिए हम शुरुआत करेंगे सेशन की। देखिए मटेरियल तो पीडीएफ में बहुत ज़्यादा है, मेन टॉपिक पर हम चर्चा कर लेंगे, और शायद कुछ बीच बीच में हमसे छूट भी जाए तो आप पीडीएफ आपको हम दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर भी, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड कर देंगे, तो आप पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है। भाष व्यक्ताम वाची, अर्थात व्यक्त वाणी ही हमारी क्या है, ये भाषा है। भाषा जो है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, व्यक्त करना या अभिव्यक्ति आदि, ठीक है। भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। महर्षि पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी यानी कि जो महाभाष्य में भाषा की परिभाषा देती है, उन्होंने कहा है कि भाषा जो है वो व्यक्तावाची वर्णा ये शाम तयते व्यक्तवाच, अर्थात जो वाणी से व्यक्त हो वही भाषा है, ठीक है। जो वाणी से व्यक्त हो, जो वाणी से हमारी आवाज़ निकले, वही क्या है, वही बच्चा भाषा है। अब भाषा के विकास के प्रमुख 3 चरण हैं, बोली, विभाषा और मानक भाषा। हम जो भी चीज़ पहले बोलते हैं वो एक बोली होती है, उसमें थोड़ा थोड़ा जब इम्प्रूवमेंट हो जाता है, सुधार हो जाता है, तो वो विभाषा बन जाता है, और जब उसमें एक संपूर्ण विकास हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं ये मानक भाषा है या भाषा है। वैसे ये बोली होता क्या है, तो आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। एक विशेष क्षेत्र में एक बोली जाने वाली एक लोकल लैंग्वेज है। जैसे होता है ना कि जब हम जाते हैं अपने गांव में, तो हमारे गांव के लोग जो होते हैं वो कुछ और अलग टाइप से बोलते हैं। अगर हम वहीं 30 या 40 किलोमीटर एरिया क्रॉस कर जाएं, कहीं अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं, तो वहाँ के लोग जो होते हैं वो कुछ और अलग टाइप से बात करते हैं, है ना। वर्ड शब्द वही होते हैं, उनका अर्थ वही होता है, लेकिन शब्द थोड़े अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे चलिए हम इसमें देख लेंगे। घरेलू बोलचाल की भाषा, देशज शब्दों की बहुलता होती है, कोई निश्चित इनकी लिपि नहीं होती है। ये मैं बोली की बात कर रहा हूँ कि बोली की कोई भी निश्चित लिपि नहीं होती है।
साहित्यिक रचनाओं का इसमें अभाव होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, साहित्यिक रचनाएं नहीं हुई बोली में, हुई हैं, लेकिन अभाव है, बहुत कम हुई। व्याकरण दृष्टि से विसंगतियाँ होती हैं इसमें। मुख्य रूप से भाषा का मौखिक रूप है ये, और थोड़ी थोड़ी दूर पर अंतर पाया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इनमें थोड़ी थोड़ी दूर पर अंतर पाया जाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप जब अपने घर जाते हैं या आप कहीं भी रहते हैं, वहाँ से 10-20-50 किलोमीटर की दूरी आप तय करते हैं, तो वहाँ की जो भाषा होती है, बोली थोड़ी चेंज हो जाती है, शब्द बदल जाते हैं, लेकिन अर्थ वही रहता है। भाषा का यह एक प्रारंभिक रूप है। क्या प्रारंभिक रूप क्या है बच्चा? बोली। आगे देखेंगे। उसके बाद आ जाता है विभाषा। बोली, विभाषा। बोली का ये अपेक्षाकृत थोड़ा विस्तृत रूप है। कई जिलों अथवा राज्यों तक भी इसका विस्तार हो सकता है। साहित्यिक रचनाएं भी इसमें मिलती हैं। ठीक है। लिपिबद्ध ये होता है, जैसे ब्रजभाषा है, अवधी है, मैथिली है, ठीक, विभाषा है। ठीक है बच्चा। अच्छा, उपभाषा की बात अगर हम करते हैं तो क्षेत्र इसमें अधिक विस्तृत होता है। समान प्रकृति की जो बोलियों को एक उपभाषा वर्ग में संगति किया जाता है। आगे हम इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। अगर हम ये कहें अगर विभाषा क्या होता है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बोली का जब थोड़ा अधिक विस्तार हो जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। उपभाषा वर्ग में कई बोलियां आ जाती हैं, जैसे हिंदी के 5 उपभाषा वर्ग हैं और 17 बोलियां हैं। इन 17 के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। उससे पहले हम 5 जो उपभाषा वर्ग हैं इनके बारे में चर्चा कर लें। पहला आता है हिंदी भाषा, जिसके अंतर्गत है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कितनी हैं? 5। दूसरा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंदर 4 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी है नंबर 3 पर, और इसके अंदर भी 3 बोलियां हैं। बिहारी हिंदी है नंबर 4 पर। बिहारी हिंदी के अंदर 3 बोलियां हैं। और अंतिम है पहाड़ी हिंदी, और इसके अंदर कितनी है? इसके अंदर बच्चा 2 बोलियां हैं। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हमारा 5 उपभाषा वर्ग हो गया, और कुल 17 बोलियां हो गई। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, 5 और 4 9, और 6 इधर हो गई, 9 6 15, और 2 17 हो गया। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने का, जहाँ भी कोई समस्या है या कुछ भी पूछना है, या हो सकता है कि शायद ऐसा इसमें कुछ रह गया हो जो मैं न बता पाऊँ, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन सेंड कर दें, आंसर मैं दे दूँगा जब भी टाइम मिलेगा। अब आता है मानक भाषा, परिनिष्ठित भाषा भी इसे कहते हैं। विभाषा का व्याकरण द्वारा परिष्कृत ये रूप है। मानक व्याकरण उपलब्ध है, मानक लिपि से सुसज्जित है। क्या? मानक भाषा। राष्ट्रभाषा के रूप में देखिए, यहाँ राष्ट्रभाषा के बारे में बताया गया है। मैं बता दूं कि हमारी जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है। हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है। शायद ज़्यादातर ऑलमोस्ट लोग जानते होंगे कि राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। परिनिष्ठित भाषा जब एक देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली, समझी और लिखी जाती है, तो वह अपने राजनीतिक, साहित्यिक या सांस्कृतिक गौरव के कारण राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण कर लेती है। ये राष्ट्रभाषा की बच्चा है परिभाषा। अधिकतर देशों में संविधान द्वारा एक या अधिक मतलब जो राष्ट्रभाषा हैं उन्हें घोषित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अब हम राजभाषा के बारे में चर्चा कर लेंगे। किसी राज्य अथवा देश के सरकारी जो कामकाज होते हैं या शासन में प्रयुक्त की जाने वाली जो भाषा होती है उसको हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। मैं फिर से बोलूँगा, राजभाषा क्या है? किसी भी राज्य अथवा देश के जो सरकारी कामकाज होते हैं, है ना, जैसे सरकार कोई नोटिफिकेशन देता है, कोई अध्यादेश जारी करता है या कुछ भी, एवं शासन में जो प्रयुक्त की जाने वाली भाषा होती है, सरकार को कोई आदेश देना है, ठीक है, कोई एक विशेष राज्य के लिए, एक विशेष ज़िले के लिए, ठीक है, तो वो क्या है? हमारी राज्य भाषा है, राजभाषा। मध्यकाल में भारत की जो प्रशासनिक भाषा थी वो फारसी थी। फारसी अंग्रेज़ों के समय अंग्रेजी हो गई, और आज़ादी के बाद ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संघ की राजभाषा से घोषित कर दिया गया। चूँकि विचार तो राष्ट्रभाषा का था, लेकिन ऐसा प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, तो राजभाषा के तौर पर इसे अंतिम रूप दिया गया। और कब? 14 सितंबर, आज के ही दिन। आज भी 14 सितंबर है, तो आज के ही दिन, लेकिन वो वर्ष अलग था, वर्ष था 1949। हिंदी, अंग्रेजी हमारी जो हैं ये राजभाषाएं हैं, जिसमें हमारी सरकार जो है वो कामकाज करती है। एक प्रश्न आ जाता है बच्चा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो
तो ये मनाते हैं 21 फरवरी को, 21 फरवरी को। अभी आपके 2 क्वेश्चन लगभग तैयार हो गए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। मेरा एक क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अभी एक मैगजीन आई थी इथेनोलॉजी, और इसके 22वें संस्करण के अनुसार आज दुनिया भर में यानी कि विश्व में लगभग 7111 भाषाएं हैं, अर्थात 711 भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। ये ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें आमतौर पर लोग बोलते हैं। अब चाहे बोलने वालों की संख्या कितनी भी हो, बेशक 1000 हो, 500 हो, से हमें मतलब नहीं है। कुल मिला के ये कि ये भाषाएं प्रचलन में हैं। तो आज अगर प्रश्न ऐसे आ जाता है कि आज विश्व में कुल प्रचलन में कितनी भाषाएं हैं, तो 7111। आइए हम इनके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन सी भाषा कितनी बोली जाती है, कितने लोग बोलते हैं। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, और हमने एक क्रम दिया है इसको, जैसे अंग्रेजी, तो 113.2 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि दुनिया भर में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। अब मंडारिन नहीं है, तो आप मंडारिन लगाएं, क्योंकि मंडारिन अब 111.7 करोड़ लोग बोलते हैं, जबकि अंग्रेजी को 113.2 करोड़ लोग बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, हिंदी जो है वो नंबर 3 पर है बच्चा, 61.5 करोड़। पहले यानी कि पिछले वर्ष ये चौथे स्थान पर थी, लेकिन अब कौन से पर है? तीसरे स्थान पर। 61.5 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। देखिए अभी यहाँ सिर्फ हिंदी लिखा है, अभी जब हम आगे जाएंगे ना तब इसमें बहुत सारी भाषाएं आ जाएंगी, है ना। फिर भोजपुरी भी आ जाएगा, बंगाली भी आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। सॉरी, बंगाली नहीं आएगा, बंगाली तो एक अलग भाषा हो जाएगी। नंबर 4 पर देखेंगे स्पेनिश है, जिसमें 53.4 करोड़ लोग बोलते हैं स्पेनिश, और फ्रेंच को बोलने वाले हैं 28 करोड़। अरबी बोलते हैं 27.4 करोड़, और बंगाली बोलते हैं 26.5 करोड़। एक बहुत बड़ी संख्या है बंगाली बोलने वालों की, 26.5 करोड़। और अपने आप में एक मतलब वैल्यू है इसकी कि दुनिया भर में 7वें नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है, तो वो कौन सी है? 7वें नंबर पर बंगाली। ठीक है, बंगाली। उसके बाद में हमने स्पेनिश चर्चा की, फ्रेंच की, अरबी हमने 27.4 बताया, बंगाली 26.5, और बंगाली का स्थान है 7वां। दुनिया भर की बात कर रहा हूँ मैं। रूसी बोली जाती नंबर 8 पर, जिसमें 25.8 करोड़ लोग बोलते हैं। पुर्तगाली 19.9, इंडोनेशियाई 17 करोड़ जो लोग हैं वो इंडोनेशियाई भाषा बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है, अब जैसे ये इंडोनेशियाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडोनेशिया के ही लोग बोलते हैं, है ना। भाषा तो एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी बोल सकता है। अब अमेरिका में जो लोग रहते हैं हिंदुस्तान के, तो वो हिंदी बोलते हैं, तो उन्हें भी काउंट किया जाता है। हिंदी जो है हमारी 61.5 करोड़ जो लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हिंदुस्तान में ही बोलते हैं। कुछ लोग हो सकता है अमेरिका में रहते हैं, जापान में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, वो सब हिंदी बोलते हैं। जो बोलते हैं उन्हें काउंट किया जाता है। तो इस आधार पर हिंदी जो है वो हमारी ये तीसरे नंबर पर आ जाती है दुनिया भर में। देखिए एक आंकड़ा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 प्रमुख एवं 270 जो थी वो मातृभाषा बोली जाती थी। 121 जो थी वो प्रमुख थी, और टोटल जो थी वो 270 थी मातृभाषा जिन्हें बोला जाता था। हिंदुस्तान की बात है अभी, भारत की। ठीक है, हाँ, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। आइए हम कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। भाग ए की हमारी ये अनुसूचित भाषाएं हैं, ठीक है, और भाग बी में हमने रखा है गैर अनुसूचित भाषाओं को। समझ लेना आप, हमने ये थोड़ा लाइन भी किया है बीच में। संविधान की 8वीं अनुसूची द्वारा मान्यता प्राप्त जो है वो 22 भाषाएँ हैं, ठीक है, और कुल इसमें 123 जो है वो मातृभाषाएँ हैं। बोलने वालों की संख्या कितनी है? 96.71, ठीक है, %। संविधान द्वारा इन्हें मान्यता नहीं है, जो भाग बी में हमने रखा है, जिन्हें हम गैर अनुसूचित भाषाएं भी कहते हैं। तो ये गैर अनुसूचित भाषाएं हैं, भाग बी में रखा गया है। संविधान ने इन्हें मान्यता नहीं दी है, और 3.29 लोगों की जो मातृभाषा है, ठीक है, और 147 मातृभाषाएँ हैं गैर अनुसूचित में। भाग बी में 147 और 123 जो हैं वो अनुसूचित में हैं, जिसे संविधान ने
मान्यता दी है 22 भाषाओं के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, अब मातृभाषा के आधार पर भारत में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 22 हैं तो अब 22 के भी बारे में हम चर्चा कर लेंगे। देखिए, अभी मैंने कहा था कि मैं जब हिंदी पढ़ूंगा तो हिंदी के अंतर्गत फिर अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी, जैसे यहाँ बंगाली आ गया है। ठीक है, अब ये मातृभाषा वाली बात आ गई है, भारत में बोली जाने वाली भाषा की बात आ गई है। तो हिंदी सबसे ज़्यादा भारत में बोलते हैं हिंदी, 43.63 करोड़ परसेंट, यानी कि भारत की जो कुल आबादी है उसमें से 43.63% जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। नंबर 2 पर भारत में बंगाली बोलते हैं 8.03%, मराठी बोलते हैं 6.86%, तेलुगु नंबर 4 पर है 6.70, और तमिल नंबर 5 पर 5.7, गुजराती नंबर 6 पर 4.59। यहाँ मैंने कुछ सर्किल में बनाया है कि विश्व में बंगाली जो है वो 7वें नंबर पर बोली जाती है, और हिंदी तो अभी बताया ही था थोड़ी देर पहले, नंबर 3 पर है हिंदी। पहले पर कौन सी है विश्व में? पहले पर है इंग्लिश, दूसरे पर है मंडारिन या चाइनीज़, और तीसरे पर है हमारी हिंदी। EMH हो गया, इंग्लिश, मंडारिन या चाइनीज़ और हिंदी। EMH 1 2 और ये 3। ठीक है, एक चीज़ यहाँ और, हिंदी के कुल जो वक्ता है ना भारत में वो कितने हैं? 57.6%, 57.6%। गुजराती हमने बताया था नंबर 6 पर आती है 4.59। उर्दू भारत में 7वें नंबर पर आती है, 4.19% लोग बोलते हैं कुल आबादी की भारत की। और संस्कृत जो है ये 8वें नंबर पर इसको रखा गया है। कुल बोलने वालों की संख्या जो है वो 24821, यानी कि 24,821 जो लोग हैं भारत में वो संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, बोलने या समझने के आधार पर 10.60% जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, या तो वो बोलते हैं या वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो थी बच्चा हमारी अनुसूचित भाषाएं। अब ये है हमारी गैर अनुसूचित भाषाएं, क्योंकि अभी हमने 2 श्रेणी थी ना, ए और बी, तो एक ही हम पढ़ चुके हैं जिसमें 22 भाषाएँ थीं, है ना। तो ये जो है अब हम हमारी कुछ गैर अनुसूचित हैं जिसको हमने 20 श्रेणी में रखा गया था। तो आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। संविधान ने मंजूरी नहीं दी, लेकिन पढ़ना तो है। चलिए, क्या है इसके अंतर्गत ये जानने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज़, गैर अनुसूचित भाषाओं में 2 भाषाएं हैं, एक है भिली और एक है गोंडी। इसको बोलते हैं 1.04 करोड़ लोग, और इसको बोलते हैं लगभग 29,84,000 लोग बोलते हैं गोंडी भाषा को। ठीक है, प्रयोग के आधार पर भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे हिंदी नंबर 1 आ गया, इंग्लिश नंबर 2 10%, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। बंगाली नंबर 3 पर 8.03%। भारत की कुल पॉपुलेशन से ये रेशियो है 57.16%, 10% और 8.03%। ये प्रयोग के आधार पर है। ठीक है, भारत में जो भी बोले जाने वाली भाषा है प्रयोग के आधार पर। अब भाषा का वर्गीकरण करेंगे। भाषा का जो वर्गीकरण है हमने 2 रूप में किया है, 2 टाइप, आकृतिमूलक और ऐतिहासिक या पारिवारिक, यानी कि फैमिलियर लैंग्वेज और मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, वाक्य की संरचना के आधार पर हमने ने बांटा है आकृतिमूलक को, और ऐतिहासिक या जो पारिवारिक हमारी भाषा है उसको हमने एक पूर्वज भाषा के आधार पर मान लिया गया है। जैसे भारोपी हो गया, द्रविड़ भाषा है। ये ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें हमें हम कह सकते हैं मतलब अपने समझने के लिए कि हमें विरासत में मिली है ना, क्योंकि फैमिलियर भाषाएं हैं, ये फैमिलीज भाषाएं हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली हैं। आकृतिमूलक भाषाएं वो भाषाएं हैं जो बाकी की संरचना के आधार पर हैं, समय के साथ साथ इसमें बदलाव निश्चित है। तो पहले हम आकृतिमूलक भाषाएं पढ़ेंगे, वाक्य के रूप और संरचना। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा, अयोगात्मक या वियोगात्मक भी कहते हैं, और योगात्मक। योगात्मक को हमने अलग अलग प्रकार में बांटा है, श्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आगे चर्चा होने वाली है। सो वीडियो को देखते रहिए। अगर बोरिंग थोड़ा लग रहा है या कुछ भी तो अपना कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहीं कोई मिस्टेक है या चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जो भी समस्याएं हैं,
क्योंकि क्या है कि अब समय ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते, फालतू की बातें नहीं कर सकते, है ना। तो जो हमारा काम है, प्रमुख काम है समझना चीज़ों को, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वही चीज़ समझी जाए। देखिए, सबसे पहले योगात्मक भाषा। शब्द निर्माण प्रकृति व प्रत्यय के योग से होता है योगात्मक भाषा का निर्माण। असलिस्ट जो योगात्मक है उसका निर्माण कैसे होता है, तो इन भाषाओं में प्रकृति यानी कि मूल शब्द जो हैं इनके साथ प्रत्यय विभक्ति का योग होता है। जैसे तुर्की भाषा है, ठीक है, सजावट, बनावट, तो उसमें प्रत्यय का जो स्वरूप है वो हमें दिखाई दे रहा है। उपसर्ग और प्रत्यय तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये कोई भी शब्द हो उसके जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है, और ये मूल शब्द होता है, उसके बाद में जो बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है, ठीक है। जैसे में सजावट, तो इसमें वट आ गया, फिर वट आ गया, ठीक है। तो ये जो वट है वही क्या है, प्रत्यय है। अयोगात्मक भाषाएं हमारी क्या होती हैं, प्रकृति प्रत्यय जैसी कोई इसमें चीज़ नहीं होती है, यानी कि योगात्मक में होती है लेकिन इसमें नहीं होती है। प्रत्येक शब्द की स्वतंत्र सत्ता होती है, स्थान होता है, वाक्य में प्रयोग करने पर इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम इनको जब वाक्य में प्रयोग में लाते हैं, यूज़ करते हैं, तो कोई बदलाव नहीं होता है, अर्थात इनकी जो स्वतंत्रता होती है उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। कुछ अन्य तथ्य हैं उन्हें भी जान लेते हैं। तो अयोगात्मक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ठीक है, शब्दों की स्वतंत्रता होती है, प्रत्यय नहीं होते हैं इसमें, यही मेन चीज़ है याद रखने के लिए। कुछ अन्य में हम देखेंगे क्या है, जैसे शब्दों का जो विभाजन है व्याकरणिक कोटियों में नहीं होता, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसमें हम नहीं बांट सकते, ठीक है। एक ही शब्द स्थान भेद, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुवचन का बोझ जो होता है वो समूहवाचक शब्दों से होता है, जैसे अध्यापकगण, है ना, तो ये बहुवचन है ना, और एक समूहवाचक के तौर पर इस्तेमाल होता है इसका, अध्यापकगण। अब अध्यापकगण का मतलब क्या है कि काफ़ी सारे अध्यापक, तो इसमें एक समूह भी है और बहुवचन भी है, ठीक है। पदक्रम का विशेष महत्व होता है इसमें, जैसे सीता हिट्स शीतल, ठीक है, शीतल हिट्स गीता। इसका मतलब थोड़ा अगर हम मतलब चेंज कर दें तो पूरा सिस्टम बदल जाता है। यहाँ इसका मतलब है सीता हिट्स शीतल, यानी कि सीता जो है वो शीतल को मार रही है, बस हमने नाम इधर उधर कर दिया, इसका इधर और इसका इधर, तो यहाँ सीता हिट शीतल, यहाँ उल्टा हो गया। अब यहाँ है कि सीता जो है वो गीता को मार रही है, ठीक है। तो पदक्रम जो है उसका विशेष महत्व होता है। एक शब्द कई प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे ब्रिंग द मेल इमीडिएटली, है ना, यहाँ जो मेल है उसको मैन रखा गया है, मेल दीज लेटर्स, यहाँ मेल जो है वो क्रिया है। ओपन द मेल बॉक्स, यहाँ जो मेल है वो विशेषण है। यानी कि ये बताया गया कि एक शब्द को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब किस में होता है, इसी के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ जो मेल है, तो मेल क्या है, करता है, ठीक है। यहाँ मेल दीज लेटर्स, यानी कि इन लेटर्स को मेल कर दीजिए, तो यहाँ मेल क्या है, एक क्रिया है। ओपन द मेल बॉक्स, यहाँ क्या है, मेल एक विशेषण हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एक ही शब्द है और उसको कई बार हम प्रयोग में ला रहे हैं, कई तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। उसका इस तरह जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, ये संज्ञा है। तुम कल सुबह जाना, इसमें जो जाना है वो क्रिया होगी, यहाँ जो जाना है ये संज्ञा होगी। मैं चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक शब्द को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, शब्द वही है। उसका इस तरह जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, यहाँ जाना क्या है, संज्ञा हो गया। तुम कल सुबह जाना, यहाँ क्रिया हो गया। चीनी, वियतनामी, तिब्बत, बर्मी, इनका स्वर बदलने पर इनका जो होता है अर्थ जो होता है वो बदल जाता है। इतनी चीज़ याद रखना। इसमें थोड़ा हम और देख लेंगे, अंतर देख लेंगे, अयोगात्मक और योगात्मक में क्या भेद होता है। तो अयोगात्मक के अंतर्गत हिंदी, चीनी, ठीक है, प्रकृति प्रत्यय नहीं होता है, विभक्ति मूल शब्द से अलग होता है, ठीक है। योगात्मक के अंतर्गत संस्कृत है, तुर्की है, अरबी है, रूसी, स्पेनिश है, ठीक है, विभक्ति शब्द के साथ आता है, ठीक है। इसमें हमने अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट, क्योंकि ये इसी के भाग है ना योगात्मक के, तो इन्हीं के अंतर्गत रखा है। और इसमें क्या बोध होता है, अश्लिष्ट में जो भी जोड़ते हैं अलग नज़र आता है, ठीक है। हम जो भी उसमें ऐड करते हैं अलग से उसका एक अलग नज़रिया, अलग नज़र आता है। और श्लिष्ट में मूल शब्द में भी अंतर आ जाता है, ठीक है। जो मूल शब्द हम उसमें जोड़ते हैं और उसमें भी बाद में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि उसमें चेंजमेंट आ गया था। प्रश्लिष्ट क्या होता है कि प्रकृति पृष्ठ प्रत्यय और इन दोनों का मिश्रण हो जाता है, किसमें, प्रश्लिष्ट में।
तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल या परसों, ठीक है। तो नोटिफिकेशन मैं दे दूंगा, बता दूंगा। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। और ये पहली क्लास थी तो मुझे लगता है शायद उतना अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि हिंदी का मुझे ज़्यादा अनुभव भी नहीं है। कहीं अगर कोई समस्या है तो पूछ लेना। नॉलेज है, लेकिन एक जो पढ़ाने का एक तरीका होता है अच्छे से, कि थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ, वो चीज़ शायद नहीं इसमें हो पाई। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में ऐसा हो कि थोड़ा बोरिंग फील ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या आई हो तो हमें अपनी जो समस्या है वो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अभी ये देखिए, ये सारी चीज़ें रह गई हैं, है ना। 8वीं अनुसूची का अनुसूचित भाषाएँ हैं, ये बहुत सारी चीज़ें भी रह गई हैं, ठीक है। इन्हें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें सारा कुछ कवर कर लिया है, लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, आधा घंटा हो चुका है ऑलरेडी पहले से ही। और बहुत सारा है इसमें मटेरियल, इसमें शायद आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अभी हम भाषा परिवार के बारे में चर्चा करेंगे, भारोपी, अफ्रीकन, एशियन, ठीक है। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी ये हम कुछ चर्चाएँ कर चुके हैं। सो चलिए हम कल मिलते हैं शाम को 4 बजे इसी चैनल पर, GSIQ विद प्रशांत यादव। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, GSIQ विद प्रशांत यादव। अभी मैं थोड़ी देर में PDF जो है यहीं अब प्रोवाइड करा दूंगा, @GS by प्रशांत यादव। इसको सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, या डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर लेना, दोनों में से कुछ भी, तब भी आप पहुँच जाएंगे। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।